तो आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से, ठीक है ना। सबसे पहले एक प्रश्न करेंगे। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो जाते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो देखो 1 सेकंड में, यहाँ पे समझ में आ रहा है, 1 सेकंड में कितने 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में कितने 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। जब एक इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होगा तो स्थानांतरित होने में कितना आवेश स्थानांतरित हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। यहाँ पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से कहेंगे 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो यहाँ पे हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है और 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, मतलब 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर 1 सेकंड में स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश, 1 सेकंड में स्थानांतरित आवेश कितना है, ये 10 की घात 9 या 10 की घात -19, तो ये बचेगा 1.6 गुणा 10 की घात -10 कूलम। तो 1 सेकंड में 1.6 गुणा 10 की घात -10 कूलम आवेश स्थानांतरित हो जाता है। हमें कितना आवेश स्थानांतरित करना है, 1 कूलम। कितना आवेश स्थानांतरित करना है, 1 कूलम, ठीक है। हमें 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करना है, ठीक है। तो उसके लिए कितना समय लगेगा, तो यहां पे लिखेंगे 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय। 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में लगा समय, तो कितना समय लग जाएगा, 1 कूलम बटे 1.6 गुणा 10 की घात -10 कूलम। इतना समय, इतने सेकंड में ये समय आएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर हम ये समझते हैं कि कोई 1 सेकंड में मान लो कितना x कूलम आवेश स्थानांतरित हो जाता है, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में x कूलम आगे कर स्थानांतरित होता है तो 2 सेकंड में 2x हो जाएगा, 3 सेकंड में कितना हो जाएगा, 3x कूलम आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। तो मान लेते हैं t समय में कितना आवेश स्थानांतरित हो जाएगा, t समय में t इंटू एक्स कूलम स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है, 1 कूलम। तो t निकालने के लिए 1 कूलम में क्या x का भाग देंगे, x मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है। तो हमें यहाँ पे पता है 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना समय लग जाएगा, तो 1 कूलम बटे 1.6 गुणा 10 की घात -10 कूलम करेंगे तो यहाँ से इतने सेकंड आ जाएंगी, इतना आवेश स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 सेकंड में अगर इतना आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो 1 कूलम आवेश को निकालने के लिए इसका भाग लग गया। 1 कूलम में इसका भाग देंगे, 10 की घात -10 है तो ऊपर चली जाएगी, तो ये बचेगा 10 की घात ऊपर जाके प्लस के 10 बटे 1.6। 10 की घात 10 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात 9 और नीचे हो जाएगा 1.6। 10 में अगर 1.6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 9 सेकंड। इतना समय लगेगा, ये हो गया समय। इतने समय में 1 कूलम आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी हम समझते हैं, ये चीज हमने किस में निकाली, सेकंड में।
अगर इसको मुझे मिनट में निकालना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, और अगर मुझे इसको आवर में या घंटे में निकालना है तो 60 गुणा 60 मतलब 3600 से भाग देना पड़ेगा। तो टी को हम क्या लिख सकते हैं, 6.25 गुणा 10⁻9 अपॉन बटे में कितना जाएगा 3600, इतने आवर्स हो गए। तो एक दिन में क्या 24 घंटे होते हैं, अगर 24 का भाग दे दूं तो क्या दिन निकल आएंगे। तो टी हो जाएगा 6.25 गुणा 10⁻9, ये 24 गुणा 3600 डेज, इतने दिन लगेंगे। अगर इसको साल में बदलें तो एक साल में क्या 365 दिन होते हैं। ऐसे अगर हम ये टाइम को निकालें, टी बराबर 6.25 गुणा 10⁻9 अपॉन 365 गुणा 24 गुणा 3600, तो ये क्या हो जाएगा ईयर्स, इतने साल लग जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा, इस मान को जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है, इसको आप कैलकुलेटर से मतलब अपनी कॉपी पे इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान अप्रोक्स निकल के आता है 198 ईयर, 198 ईयर्स। दोबारा से थोड़े क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो हमें निकालना है कि एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, 1 गुणा 10⁻−19 कूलाम होता है, और एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है, 10⁻9 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। ये 10⁻9 या 10⁻−19 तो कितना 10⁻−10 बचेगा। तो एक सेकंड में स्थानांतरित आवेश हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻−10 कूलाम। इतना आवेश एक सेकंड में स्थानांतरित हो जाएगा। हमें कुल आवेश एक कूलाम स्थानांतरित करना है, तो उसको कितना समय लगेगा। तो समय निकालने के लिए एक कूलाम में 1.6 गुणा 10⁻−10 का भाग दे दिया, तो ये समय हमें किस में मिलेगा, सेकंड में। और इस सेकंड को, ये जो सेकंड में है, सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 का भाग, और आवर्स को हमने डेज में या दिन में बदलने के लिए 24 का भाग लगा दिया, दिन को साल में बदलने के लिए 198 ईयर, 198 ईयर। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न खत्म होता है। प्रश्न खत्म होने के साथ साथ ही हम यहाँ पर कुछ चीजों को और एनालिसिस करेंगे। क्या चीज एनालिसिस करें वो देखो, ध्यान से देखो। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमने कितना आवेश स्थानांतरित किया, एक कूलाम। हमने कितना आवेश स्थानांतरित कर दिया, एक कूलाम आवेश हमने स्थानांतरित किया है। और एक कूलाम स्थानांतरित करने के लिए कितना समय लग गया, 198 ईयर, 198 ईयर। इतने साल तो हम जीते भी नहीं, ये मतलब ये टाइम क्या बहुत ज्यादा है। और एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जा रहा है। तो 10⁻9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम, इतने इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम एक सेकंड में ट्रांसफर करते हैं या फिर स्थानांतरित करते हैं, तब जाकर 198 साल लगती हैं एक कूलाम आवेश आने में। इसका मतलब क्या है, जो एक कूलाम जो आवेश है वह बहुत बड़ी मात्रा है। एक कूलाम जो आवेश है क्या है, बहुत बड़ी मात्रा है। अगर हम एक कूलाम आवेश की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आवेश हो जाता है। इसलिए आवेश को माइक्रो कूलाम में और नैनो कूलाम में दर्शाया जाता है। माइक्रो कूलाम मतलब एक माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम, और एक नैनो कूलाम होता है 10⁻⁻9 कूलाम। हमें यहाँ इस प्रश्न से ये पता चल रहा है कि एक कूलाम जो आवेश है वो बहुत ज्यादा आवेश होता है। अगर एक कूलाम आवेश बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हमने क्या किया, कूलाम जो आवेश का जो मात्रक है, जो व्यवहारिक मात्रक है, जो हमारे व्यवहार में समझ में आते हैं हमें, वो माइक्रो कूलाम होते हैं और नैनो कूलाम होते हैं। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक कप जल में कितने धन आवेश तथा ऋण आवेश होते हैं।
पहली बात, जितने धन आवेशित होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋण आवेश होंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई अगर उदासीन वस्तु है तो उस पर जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, एक कप जल में कितने धन आवेश तथा ऋण आवेश होते हैं। कप में जो कितना जल है इसकी मात्रा हमें नहीं दी गई है प्रश्न में, अगर मात्रा नहीं दी है तो एक कप में हम मान लेते हैं कितना द्रव्यमान है। माना एक कप में 250 ग्राम जल है। माना एक कप में कितना जल है, 250 ग्राम जल है, ये हमने मान लिया। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि एक कप जल में 200 ग्राम कितना है, जल है। ठीक है, हम अगर जल की बात करें तो जल को हम क्या H2O लिखते हैं। H2O अणु का अणुभार। अगर हमें एक अणु का अणुभार निकालें तो H2 अणु का अणुभार निकालें तो हाइड्रोजन पर कितना, एक यूनिट आवेश द्रव्यमान होता है और ऑक्सीजन पर कितना, 16 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 गुणा एक हाइड्रोजन पर एक, और ऑक्सीजन पर कितना, 16, तो 18। तो H2O अणु का जो अणुभार होता है वो कितना है, 18 है। ठीक है, H2 अणु का जो अणुभार वो 18 है, और हमें कितना जल है, 250 ग्राम जल दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 मोल H2O अणु का भार निकालें तो यहाँ पे हमें क्या, मोल अवधारणा लगेगी। हमें पता है अगर ये जल है, जल का अणुभार कितना है, 18 है। इसका मतलब हमारा मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि 1 मोल जल या H2O अणु का भार कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। ये आपको केमिस्ट्री में सर ने ऐसा बताया होगा, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना है, 16, तो 1 मोल ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ऐसे हम किसी और भी परमाणु की बात करते हैं, जैसे हमारे पास कौन सा परमाणु, कार्बन, क्या है हमारे पास, कार्बन है, कार्बन 612। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 है। मतलब 1 मोल कार्बन का जो द्रव्यमान हो जाएगा, सॉरी 12 है, तो 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम। कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। तो अगर किसी का अणुभार कितना दिया हुआ है, 18 है, तो 1 मोल उतने अणुओं का भार हो जाएगा, वो कितना हो गया, 18 ग्राम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास कितना जल है, 250 ग्राम जल है, और हमें पता है 1 मोल अणुओं का भार कितना है, 18 ग्राम। तो 250 ग्राम जल में H2O अणु की संख्या निकालें। क्या निकालें, 250 ग्राम जल में H2O अणु की संख्या, कितने H2O जल के अणु होंगे 250 ग्राम जल में, तो ये हो जाए कितना, 250/18, 250/18 इतने मोल अणु हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हमें पता है 1 मोल का द्रव्यमान कितना है, 18। हमारे पास कितना द्रव्यमान है, 250। तो 250 ग्राम जल में कितने मोल अणु हो जाएंगे, तो 250/18 मोल अणु हो जाएंगे। और 1 मोल कितना होता है, 6.023 गुणा 10⁻23। ये 1 मोल में इतने अणु होते हैं। 1 मोल अणु की बात करूं, 1 मोल अणु तो कितने हो जाएंगे, 6.023 गुणा 10⁻23 क्या हो जाएंगे, अणु। इतने अणु हो जाते हैं। तो 250 ग्राम जल में 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 250 ग्राम जल में कितने अणु होंगे, ये चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा कितना, मोल कितने हैं, 250/18, और 1 मोल में कितने अणु हैं, 6.023 गुणा 10⁻30 अणु। इतने अणु इसमें आ जाएंगे।
हमने मान लिया कि एक कप जल में कितना जल है, एक कप में कितना जल है, 250 ग्राम। ये हमने मान लिया है खुद से। कोई बच्चा 100 ग्राम भी मान सकता है, कोई 200 भी मान सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, फिर डाटा वो चेंज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ तक हमने ये मान लिया कि एक कप जल में कितना, 250 ग्राम जल, एक कप में 250 ग्राम जल। जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 18। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16। 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो H2O अणु का जो अणुभार है वो कितना है, 18 दिया हुआ है। अब हमें ये हो गया। मोल कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि 1 मोल H2O अणु का जो भार होगा वो 18 ग्राम होगा। अगर H2O परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और H2O अणु का जो अणुभार है वो 18 है, तो 1 मोल H2O अणु का जो भार होगा वो 18 ग्राम हो जाएगा। ऐसा मैंने आपको पहले भी समझाया था। जैसे मान लो कोई भी चीज है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 740 लिखते हैं, तो एक नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो कितना है, 14 है। तो एक मोल नाइट्रोजन लेंगे तो उसका भार कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इसका परमाणु भार कितना 14 है, तो एक मोल नाइट्रोजन का भार कितना हो जाएगा, 14 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही 1 मोल H2 अणु का भार कितना हो गया, 18 ग्राम। ठीक है ना? तो देखो, एक मोल में कितने, 18 ग्राम। एक मोल पानी में कितना द्रव्यमान है, 18 ग्राम। मतलब कि 18 ग्राम पानी में कितने मोल है, 1 मोल। 18 ग्राम पानी में कितने मोल हैं, 1 मोल पानी है, 1 मोल है। ठीक है, तो 1 ग्राम में पानी में कितने मोल होंगे, 1/18 मोल। 1 ग्राम पानी में कितने मोल हो जाएंगे, 1/18 मोल। हमारे पास पानी कितना है, 250 ग्राम। पानी कितना है, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम पानी में कितने मोल हो जाएंगे, 1/18 गुणा 250 मोल, इतने मोल हो जाएंगे। तो 200, ये कितना हो जाएगा, 250/18 मोल। 250/18 मोल। तो 250 ग्राम जल में H2 अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 250/18 मोल। इतनी संख्या आ जाएगी किसमें, 250 ग्राम पानी में। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक? हाँ जी, अभी समझ में आया ये कैसे निकल के आया 250/18? आगे सर। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, आप जैसे दर्जन समझते हैं, दर्जन का मतलब क्या है, 12। जैसे एक दर्जन केले की अगर मैं बात करता हूं, एक दर्जन केले मतलब 12 केले होते हैं। ऐसे ही मोल होता है, एक मोल अणु मतलब 6.023 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। एक मोल अणु मतलब 6.023 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है ना? अब ये मान लो एक दर्जन केले हैं तो 12 केले हो गए। अगर 5 दर्जन केले की अगर मैं बात करूं तो कितने केले हो जाएंगे, 5 गुणा 12। एक दर्जन केले मतलब 12, तो 5 दर्जन मतलब 5 गुणा 12 हो गया। ऐसे ही एक मोल अणु बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम जल की बात कर रहे हैं, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। तो 250 ग्राम जल का मतलब हम क्या समझते हैं, 250/18 मोल जल, या जल या H2। 250/18 हमारे पास कितने मोल है, 250/18 मोल H2O में अणुओं की संख्या। तो क्या जैसे यहाँ 5 के लिए 5 का गुणा कर दिया था, ऐसे ही 250/18 का गुणा हो जाएगा। इतने अणु हो गए किसमें, ये कुल क्या हो गए, H2O अणुओं की संख्या। मतलब कि 250 ग्राम जल में 250/18 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं।
अगर मैं H2O की बात करूं तो हाइड्रोजन में क्या एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में क्या होते हैं, ऑक्सीजन मतलब 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर धनात्मक आवेश की बात करूं किसमें, H2O में, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन यहां हो गए और एक ऑक्सीजन, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10। एक H2O अणु में, एक H2 अणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 10। एक H2 अणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कितनी संख्या होती है, 10। एक अणु में 10 प्रोटॉन होते हैं और 10 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अणुओं की कुल संख्या ये है। तो एक 250 ग्राम जल में कुल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, इसमें क्या 10 का गुणा कर दूं। जैसे मान के चलते हैं कि एक अणु, एक H2O अणु में कितने प्रोटॉन है, 10। तो 5 H2O अणु में कितने प्रोटॉन हो जाएगा, 5 गुणा 10 हो जाएगा। ऐसे ही एक H2O में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10 है। या तो इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की, क्योंकि या तो हमें धनावेश निकालना है या ऋणावेश निकालना है। तो एक H2O अणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो हम यहां से बोलते हैं कि 250 ग्राम जल में प्रोटॉन की संख्या, अगर ये संख्या निकालें तो इस संख्या में क्या मैं 10 का गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 250/18 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 और ये 10। इतने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। इतने क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक। अब और आगे बढ़िए। तो 250 ग्राम जल में प्रोटॉन ये निकल के आ गए। अब यहां से हम देखो क्या निकालेंगे, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही धनात्मक आवेश होता है किस पर, प्रोटॉन पर। ठीक है ना, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश है, 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो 250 ग्राम जल में ये प्रोटॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या में इसका भाग दे देंगे तो कुल आवेश आ जाएगा। तो 250 ग्राम जल में 250 ग्राम जल में कुल आवेश, 250 ग्राम जल में कुल आवेश बराबर प्रोटॉनों की संख्या गुणा एक प्रोटॉन पर आवेश। एक प्रोटॉन पर आवेश, यहां से Q मतलब आवेश निकालेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या ये दी हुई है 250/18 गुणा, ये 10 को पहले लिख लेते हैं, तो 10 का गुणा करते तो 0 बढ़ जाएगा, 6.023 गुणा 10⁻23 और इसमें गुणा हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। 250, इसमें एक 0 बढ़ा देंगे क्योंकि ये वाला 10 था उसका मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2500/18 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम, इतना आवेश 250 ग्राम जल में होता है। इसको वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कूलाम का नियम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल भी मैंने बताया था कि जो कूलाम है वो कूलाम का एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए एक नियम दिया था और इस नियम को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, यह क्या नियम है इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहां पर दो आवेश हैं,
एक आवेश कितना है Q1 और एक आवेश कितना है Q2। मान लेते दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है R। दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं और इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है R है। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य एक बल लगता है, तो इस बल को हम क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। ठीक है ना, कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। आकर्षण क्यों, एक मान लेते हैं धनात्मक आवेश और एक क्या है ऋणात्मक आवेश, तो इसमें क्या लगता है आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। और मान लो एक धनात्मक ऋणात्मक, तो आकर्षण लगेगा। दोनों ही ऋणात्मक हैं या दोनों ही धनात्मक हैं, ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यह आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। इसलिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उनके मध्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो क्या क्या कूलाम साहब ने, कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यहां पर हम देखो समझते हैं इसको, ये जो बल है दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है F, यह बल F अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यह बल है, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, दोनों आवेशों तथा उनके मध्य की दूरी, मतलब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन यह जो कूलाम का नियम है वह किसके लिए दिया गया है, बिंदु आवेशों के लिए दिया गया है। कूलाम का नियम किसके लिए दिया गया है, बिंदु आवेशों के लिए। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F अनुक्रमानुपाती 1/r²। ठीक है ना, यहां तक हम लिखते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे जो F है यह अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। और इन दोनों को हम कंबाइंडली क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। हम जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक आता है, तो यहाँ पे हम नियतांक लगाएंगे K। तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती को हटाकर बराबर रख दिया K Q1 Q2 अपॉन r², जहां K क्या है, समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक, ये K का नाम है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि K क्या है, समानुपाती नियतांक है। और समानुपाती नियतांक हो गया, ये जो K का मान है यह निर्भर करता है मात्रकों की पद्धति पर। जैसे SI मात्रक, SI पद्धति की हम बात कर रहे हैं,
या सीजीएस पद्धति की बात कर रहे हैं तो के का मान उन पद्धतियों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। एसआई पद्धति में के का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऐसे ही पद्धति में इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। ये के का मान हो गया। ये जो के का मान होता है वो किस में होता है, निर्वात में होता है, निर्वात अथवा वायु में। माध्यम में के का मान क्या होता है, अलग होता है। तो यहां पर जब निर्वात की अगर हम बात करें तो के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, एक हमारे पास Q1 आवेश है और एक हमारे पास Q2 आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, R। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, R है। तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है वह होता है कितना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा ही पद्धति में अगर हम बात करेंगे के की, तो के का मान हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। सुविधा के लिए हम के को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान क्या है एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनता है, ये होता है एप्सिलॉन और ये क्या है नॉट, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट बोल दिया इसको। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहेंगे हम एप्सिलॉन नॉट को, हम क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है एसआई पद्धति में, जैसे के का मान क्या आया था 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ऐसे ही एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 गुणा 10 की घात -12। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है क्या, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे समझेंगे, के का मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और ये के ऊपर है एप्सिलॉन नॉट क्या नीचे है, तो ये वाली यूनिट क्या पलट जाएंगी, कूलम ऊपर, कूलम स्क्वायर ऊपर हो गया और न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 8.85 गुणा 10 की घात -12 क्या दिया हुआ है, न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये के का मान हो गया। अब इन पर आधारित हम बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, एफ का मान हमने निकाल लिया, परिमाण निकाल लिया, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जो कूलाम का नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया बल है। कूलाम का नियम क्या है, जो कूलाम बल है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो स्थिर विद्युत बल है या कूलाम बल है वह क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल आपने 11th क्लास में न्यूटन के गति के नियम में पढ़ा होगा, या 9th क्लास में भी आता है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है वो यह कहता है प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। एक ही वस्तु पर क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं लगते, दो अलग अलग वस्तुओं पर क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी ए है, एक बल इधर लगा दें एफ, एक बल इधर लगा दें एफ, समान तथा विपरीत बल है, लेकिन ये क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है। ये क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं है। क्यों नहीं भाई, क्योंकि ये एक ही वस्तु पर लग रहे हैं।
जबकि क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं वो क्या भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं पर बल लगते हैं, ठीक है ना। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का बल है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया बल में क्या समान तथा विपरीत बल लगता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कितना 4 कूलाम चार्ज है और यहाँ पे कितना प्लस के 2 कूलाम चार्ज है, इन दोनों के मिड में जो डिस्टेंस हुआ कितना r है। मान लेते हैं कि 4 कूलाम इस 2 कूलाम को कितना बल लगा रहा है F, तो ये 2 कूलाम भी इस 4 कूलाम पर कितना बल लगाएगा F बल लगाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। समान तथा विपरीत बल, समान तथा विपरीत बल। ऐसा नहीं कि सर ये 4 कूलाम है तो इस पर ज्यादा बल लगेगा, ये 2 कूलाम है इस पर कम बल लगेगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जो बल लगता है वो क्रिया प्रतिक्रिया बल है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल तथा परिमाण में समान तथा दिशा विपरीत, परिमाण दोनों बलों के क्या होंगे समान होंगे और दिशा क्या होगी दोनों की विपरीत दिशा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया बल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कूलाम का नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है, ठीक है ना। यहां से देखो F का मान निकालेंगे तो K 4 कूलाम इंटू 2 कूलाम अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से F लेंगे तो K इंटू 2 कूलाम इंटू 4 कूलाम अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी 4 कूलाम इंटू 2 कूलाम, यहाँ पर भी 2 कूलाम इंटू 4 कूलाम। बात आ रही समझ में। तो दोनों में ही चाहे इस पर बल लगाएं चाहे इस पर बल लगाएं, ये 4 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 इंटू 4 हो जाएगा। मतलब कि जितना बल 4 कूलाम पर लगना है उतना ही बल किस पर लगना है 2 कूलाम पर। तो और ये जो बल लग रहे हैं दो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं या अलग अलग आवेशों पर लग रहे हैं, एक 4 कूलाम पर लग रहा है, दोनों पर समान परिमाण तथा विपरीत बल लग रहे हैं और दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यह क्रिया प्रतिक्रिया बल है। मान लेते हैं यहाँ पे कितना 4 कूलाम है पॉजिटिव और माइनस के 2 कूलाम है क्या नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज दैट इज Q1 और ये क्या है Q2, ठीक है ना। तो इनके मध्य क्या लगेगा आकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा आकर्षण बल लगेगा। जितना बल 4 कूलाम पर आकर्षण बल लगेगा उतना ही 2 कूलाम पर आकर्षण बल लगेगा। इस पर इन दोनों पर देखो विपरीत दिशा में, एक पर x की दिशा में बल लग रहा है एक पर माइनस एक्स की दिशा में बल लग रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, एक पर x की दिशा में बल लग रहा है एक पर माइनस एक्स की दिशा में बल लग रहा है, दोनों पर समान बल लग रहे हैं और दो अलग अलग वस्तुओं पर बल लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यह क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। जितना बल Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पे लगाएगा। चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए, तो किसी बच्चे ने सोचा सर ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल है, तो उसने ये सोचा प्लस का 4 कूलाम और ये कितना है प्लस का 2 कूलाम, ये दो आवेश है। उसने एक बल लगा दिया ऊपर एक बल लगा दिया नीचे। उसने क्या कहा देखो सर प्रतिकर्षण बल है, ये एक दूसरे को दूर दूर लग रहे हैं और इस पर ऊपर लग रहा है इस पर नीचे लग रहा है, दोनों के परिमाण समान है दिशा विपरीत है। मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले सर आप ही ने तो कहा क्रिया प्रतिक्रिया का बल है, दोनों के परिमाण समान है दिशा विपरीत है और धनात्मक धनात्मक प्रतिकर्षण है और दो अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है। कोई बच्चा ऐसा भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, इस तरह से भी सोच सकता है एक बच्चा। तो उसके लिए हम क्या बोला जाता है कि यह जो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा ये है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा ये, इन दोनों आवेशों को ये रेखा मिला रही है। इस क्रिया रेखा के अनुदिश बल लगता है, इधर बल लगेगा, इस पर किधर बल लगेगा इधर। अगर क्या है प्रतिकर्षण बल तो दूर दूर बल लगेंगे, आकर्षण होता है ये इस पर इधर लगता है इस पर इधर लग जाता है। इस पर बल कितना लगा F, इस पर भी बल कितना लगा। तो हमारा ये कहने से कि यह क्रिया प्रतिक्रिया बल है उससे हमें ये समझ में नहीं आता कि यह किस दिशा में बल लग रहा है। इसलिए हम इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं, वह पॉइंट समझिए क्या है। अगला पॉइंट दिया हुआ है स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश, स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश
कार्य करता है। स्थिर वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करता है। क्या बात समझ में आ रही है यहां तक सबको? इन बिंदुओं से हमें एक चीज और समझ में आती है, जिसको हम बोलते हैं यह क्या है? केंद्रीय बल है। क्या है ये? केंद्रीय बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ये ऊपर का जो बिंदु है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश बल लग रहे हैं, तो इस तरह के बलों को क्या बोला जाता है? केंद्रीय बल बोला जाता है। इसलिए स्थिर वैद्युत बल क्या है? केंद्रीय बल है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके मध्य कितना बल है? देखो, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितना दे रखा है? r बराबर 30 सेंटीमीटर। r का मान कितना दिया? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक आवेश दिया है हमें Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। इस तरह से आवेश दिए हुए। हमें क्या करना है? दोनों आवेशों के मध्य बल निकालना है। दोनों आवेशों के मध्य क्या निकालना है? बल। तो देखो, दोनों आवेशों के मध्य बल अगर F लग रहा है तो F का मान क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलिए, तो यहां पर F बराबर K का मान क्या है? K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट को छोड़ देते हैं, इंटू Q1 का मान कितना है? 2 × 10⁻⁷। Q2 का मान कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁷। और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देते हैं या 10⁻⁻² का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर। 30 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो देखो R का मान हो गया 30 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये हो गया F का मान। अब यहां से F बराबर हो जाएगा, ये हो गया 9 × 2 × 3 × 10 की घात। देखेंगे ये 9 है, ये -7 और -7, -7 -7 -14 हो गया, -14 + 9, तो क्या माइनस के 5 बचेगा? 10 की घात -5 और ये हो जाएगा 30 × 10 की घात -2, तो जाएगा 30 × 30 × 10 की घात -4। 10 की घात -4, 10 की घात -5, 10 की घात -1 बचेगा। आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर देखो F बराबर 9 × देखो 9 × 2 × 3, 9 × 2 × 3, ये 30 × 30 कितना हो जाएगा? 900। 900 30 × 30 कितना हो गया? 900 गुणा 10 की घात -1 न्यूटन। ये मान किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। ठीक है ना? तो F का मान हो जाएगा 9 से 900 क्या 100 बार कट जाएगा, 100 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 हो गया, तो ये हो जाएगा 6 × 10 की घात -3 हो जाएगा। तो F का मान हो गया 6 × 10 की घात -3 न्यूटन। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, एक आवेश कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम, एक 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है। दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है? दूसरा दिया है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो देखो यहां पर एक आवेश कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। एक आवेश Q1 कितना? 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम। ये Q1 Q2 दो आवेश दिए हुए हैं और इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, वह बल कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन। F का मान दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। Q1 Q2 और F तीनों का मान आ गया। ठीक है, हमें बताना है इन दोनों
ए में हमें बताना है दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहां से F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हमने लिखा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F का मान 0.2, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान 0.4। देखो Q1 Q2 को थोड़ा देख लेते हैं, ये माइक्रो कूलाम में है और मैंने आपको बताया था 1 माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है। 1 माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 कूलाम के बराबर होता है और 1 नैनो कूलाम होता है 10 की घात -9 कूलाम। यहां पर हमें क्या माइक्रो कूलाम दिया है, तो माइक्रो कूलाम को लिखेंगे 0.4 गुणा 10 की घात -6 कूलाम और इसको लिखेंगे 0.8 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। Q1 का मान कितना है 0.4 गुणा 10 की घात -6, Q2 का मान 0.8 गुणा 10 की घात -6 और दोनों के मध्य की दूरी निकालनी है तो हमने दूरी कितनी मान ली r, तो यहाँ पे हो जाएगा r। अब हमें दूरी निकालनी है तो दूरी का इधर गुणा कर देंगे, 0.2 नीचे आ जाएगा, तो यहां से आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा ये 0.4 है तो 4 गुणा 10 की घात -7 लिख सकते हैं, 10 की घात -6। तो देखो ये हो जाएगा 4 गुणा 8, 4 गुणा 8, 10 की घात -6, 10 की घात -6, 10 की घात -12 हो गया और ये 0.4 0.8 था तो यहां से 10 की घात -1, 10 की घात -1, तो 10 की घात -1, 10 की घात -6, 10 की घात -1, 10 की घात -6, तो ये हो जाएगा 10 की घात -14। आगे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर आ गया, 0.2 नीचे आ गया, ये हो गया कि 0.2। आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 10 की घात -14 बटे 0.2, ये आर स्क्वायर का मान हो गया। अब इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, आर स्क्वायर बराबर 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 की घात -1, 2 से इस 8 को क्या 4 बार काट दिया, 2 से 8 को कितनी बार काट दिया, 4 बार काट दिया, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणा 4 गुणा 4, 9 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो गया 16 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 4 16 हो गया, 10 की घात 9, 10 की घात -1, पहले 10 की घात -1 है, ये ऊपर जाके कितना 10 की घात -13 बना देगा। ठीक है, तो 10 की घात -13, 10 की घात 9, तो 10 की घात कितना बचेगा -4, 10 की घात देखो दोबारा देख लेते हैं, 9 है, 10 की घात 9, ये 10 की घात कितनी -14 और नीचे कितना दिया है 10 की घात -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 10 की घात -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगी, तो 9 और 1 10 हो गया और 10 की घात -14, तो 10 की घात +10, 10 की घात -14, 10 की घात -4 बचेगा। आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 16 गुणा 10 की घात -4। यहां से अगर आर निकालना है तो रूट ले लेंगे, 9 गुणा 16 गुणा 10 की घात -4, ये किस में आंसर आएगा, मीटर में आएगा, ऐसा ही पद्धति में आएगा मान, तो दूरी का ऐसा ही पद्धति में मान क्या है, मीटर होता है। तो यहां से आर का मान निकालेंगे तो 9 का रूट हो गया 3, 16 का रूट कितना हो गया 4 और 10 की घात -4 है तो ये हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर, तो 3 चौक 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर, तो 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर है, तो 10 की घात -2 मीटर को क्या लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा जो प्रश्न का आंसर आया है, यह आंसर तब आया है जब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, जब दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो यहां से आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखो मैं क्या दिया हुआ है, दोनों गोलों के बीच दूसरा दिया है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। देखिए इसको भी समझते हैं, यहां पर एक आवेश कितना है Q1, यहां पर एक आवेश कितना है Q1, एक दूसरा आवेश कितना है Q2। पहले आवेश पर कितना बल लग रहा है 0.2 न्यूटन, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
इसमें दिया है, ये प्रश्न में दिया हुआ 0.2 न्यूटन। तो पहले आवेश पर कौन बल लगा रहा है? दूसरा आवेश। तो जितना बल दूसरा आवेश पहले आवेश पर लगा रहा है उतना ही बल पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा, तो उस पर भी कितना बल लगेगा? 0.2 न्यूटन। क्यों? क्योंकि यह तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया बल है। जितना बल Q1 Q2 पर लगाता है उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाता है। तो इस पर भी 0.2 न्यूटन बल लगा, इस पर भी 0.2 न्यूटन बल लगेगा।